हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। मेडिवल हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक अपलोड कर लिए थे। आज हम पार्ट 24 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टॉपिक मुगल वंश से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 टू पार्ट 23 तक हमने भारत पर अरब आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और अभी हमने स्टार्ट किया है मुगल वंश। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सब वीडियोस देखने हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और एंशंट हिस्ट्री के भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने पार्ट 1 टू पार्ट 13 तक हमने डिस्कस किए। उसमें और भी वीडियोस अपलोड होंगे। पार्ट 1 टू पार्ट 13 तक अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो वाली सीरीज भी देखनी है तो वो वाली सीरीज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं साइंस, करंट अफेयर्स, जीके और मध्य प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री में हम मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है। टॉपिक आज का रहेगा मुगल वंश और पार्ट रहेगा हमारा 24। किसका पार्ट? मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, वह इमारत जहां हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित थी। हमारे ऑप्शन है दीनपना, फिरोजशाह कोटला, शेर मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनपना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। हुमायूं ने दीनपना नामक पुस्तकालय का निर्माण दिल्ली में कराया था। ये भी पूछा जा सकता है कि दीनपना नामक पुस्तकालय का निर्माण किसने कराया? तो हुमायूं ने कराया। कहाँ कराया? तो दिल्ली में कराया। ठीक है, और इस पुस्तकालय से गिरने के कारण ही हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की मृत्यु किस पुस्तकालय से गिरने के कारण हुई? तो दीनपना पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने कहा था, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने इसका साथ कभी नहीं दिया। ये किसने कहा है? इतिहासकार लेन पुल ने। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक बार रिपीट कर देता हूं कि हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पुल ने यह कहा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने इसका साथ कभी नहीं दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलंदर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके नाम के साथ किया गया? हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सैयद नजीबुद्दीन या बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैयद नजीबुद्दीन। सैयद नजीबुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना नजीबुद्दीन कलंदर ने की थी। किसने की थी? नजीबुद्दीन कलंदर ने की थी, जो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सूफी शब्द अरबी भाषा के सूफ शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सूफी आंदोलन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कलंदर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके नाम के साथ किया गया था? तो आपको आंसर करना है सैयद नजीबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण किया है? तो हमारा ऑप्शन है लाहौर, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी या फिर दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैंग्वेज चेंज है इसलिए मैंने इसको पुट अप किया है। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? तो 1575 में हुई थी। कब हुई थी? 1575 ईस्वी में हुई थी। ये याद रखना है आपको, क्योंकि डेट भी पूछ लेता है एग्जाम में। इसमें विभिन्न धर्मों के आचार्य आकर धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया करते थे एवं जो सही होता था उसे अंतिम रूप से स्वीकार करते थे।
और इबादत खाना को हम पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। पूजा गृह के नाम से भी हम इबादत खाना को जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाने का निर्माण किया था? तो फतेहपुर सीकरी में। कब किया? 1575 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तानसेन, बेरम खां, अबुल फजल या फिर तोडरमल? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बेरम खां। बेरम खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं ने अकबर का संरक्षक सर्वप्रथम मुनीम खां को बनाया था, लेकिन बाद के समय में बेरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। ठीक है, बाद में बेरम खां को क्या बनाया गया? अकबर का संरक्षक बनाया गया है। और अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, इस प्रकार अकबर अनपढ़ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो आपको आंसर क्या करना है? बेरम खां। ठीक है, अकबर का संरक्षक बनाया गया था किसको? बेरम खां को। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? मुराद, अकबर, दारा शिकोह या फिर शाहजहां? तो इसका राइट आंसर है दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? तो शाहजहां का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का। ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसने जो उपनिषद था उसका फारसी में अनुवाद कराया। ये क्वेश्चन भी बनता है, तो दारा शिकोह की आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। यह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। ये चारों नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इन पे क्वेश्चन बनते हैं। भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। और इसने सिर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने देखा होगा। सिर ए अकबर के नाम से उसने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तानसेन, बेरम खान, बीरबल या फिर तोडरमल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीरबल। बीरबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1581 ईस्वी में कब? 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ये डेट आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, और इसे हम तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तौहीद ए इलाही। ठीक है, दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये भी आप नोट कर लें। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू जो था वो था बीरबल। ये भी पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो आपको आंसर करना है बीरबल था। और बीरबल का वास्तविक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूछा गया है एग्जाम में, महेश दास था। महेश दास था। और इसे अकबर ने राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो जब हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया था तो मैं वहां आपको बता चुका हूँ ये पॉइंट, तो ये मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। अकबर ने राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? तो बीरबल को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा था? तो क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बोला भी था जब हमने मुगल वंश के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, तो मैंने आपको बोला था कि आप मेरे को क्रम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ मैं इसका आंसर दे देता हूँ। हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला जो मुगल शासक था वो था हुमायूं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हुमायूं गद्दी पर कब बैठा?
1530 ईस्वी में ही बैठा था। ठीक है, उसके बाद 1539 में एक चौसा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध? हुमायूं, एच लिख देता हूं मैं जिससे आप समझ जाएंगे, हुमायूं की बात हो रही है वर्सेस शेर खां। ठीक है, एस के लिख रहा हूं, शेर खां के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और चौसा के युद्ध में के बाद ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हुमायूं की मृत्यु पर लेनपुल ने क्या कहा था, मैं आपको बता चुका हूँ, आज ही मैंने आपको बताया कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया और वह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु 1539 ईस्वी में नहीं हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद 1540 में कन्नौज एवं बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1540 बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह जीत गया और हुमायूं भाग गया था। उसके बाद हुमायूं 1555 ईस्वी में वापस आके दिल्ली मुगल सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का कार्यकाल भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। हुमायूं का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो 1530 से 1540 आप टिक करेंगे और 1555 से 1556। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1540 से 1555 तक कौन सा वंश था? तो सूर्यवंश था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पानीपत, कन्नौज, करनाल या फिर देवराय? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इस पे हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, लेकिन लड़ाई के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर आएगा करनाल। तो 1739 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 1379 ईस्वी की बात है, जिसमें करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के सेना को पराजित किया था और नादिर शाह अपने साथ 2 लाख रुपए एवं मयूर सिंहासन लेकर चला गया था। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। और मयूर सिंहासन, मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो वो मोहम्मद शाह था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? हमारा ऑप्शन है कालिंजर में, चौसा में, पानीपत में या फिर कलिंग में। तो इसका राइट आंसर है कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो कालिंजर के युद्ध में लड़ते हुए हुई थी। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के युद्ध में लड़ते हुए हुई थी। शेरशाह का अंतिम विजय 1545 ईस्वी में। कब? 1545 ईस्वी में कालिंजर की विजय थी। कालिंजर विजय के समय एक विस्फोट में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। शेरशाह को बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था ये पूछा जाता है, तो बिहार के सासाराम में। ठीक है, और शेरशाह को अपने पिता से सासाराम की जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये सासाराम आपको याद रखना है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है। शेरशाह से कोई क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले यही बनता है कि शेरशाह को कहाँ दफनाया गया है, तो सासाराम में, बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? हमारे ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। ये सिखों के कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे। अभी हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ सिख धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा। वहाँ मैं आपको पूरे 10 गुरु के नाम बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वहाँ सब पता चल जाएगा, लाइन वाइज बताऊंगा। अभी आप ये याद रखें कि औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध किया गया था? तो गुरु तेग बहादुर। और जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, फांसी की सजा सुनाई थी? तो आपको आंसर करना है गुरु अर्जुन देव, 5वें सिख गुरु। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों आपको याद रखना है। तो अभी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को कठोर यातना देकर हत्या करा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा था, उसे हम जफरनामा के नाम से जानते हैं।
ये भी आपको याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा था उसे हम जफरनामा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा आने के चांसेस इसी के रहते हैं। तो 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। 1609 में हॉकिंस ने जहांगीर से मिलकर सूरत में बसने की इजाजत मांगी, परंतु पुर्तगालियों के विद्रोह तथा सूरत के सौदागरों के विद्रोह के कारण उसे स्वीकृति नहीं मिली। तो ये पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन आया था? तो आपको आंसर करना है विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? हमारा ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बंगाल या फिर मुल्तान। तो इसका राइट आंसर है आगरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को आगरा के साथ जोड़ती थी। पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सड़क ए आजम। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पहले ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जाना जाता था? सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। और शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में कौन यूरोपीय भारत आया? हमारा ऑप्शन है सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस या फिर पीटर मुंडी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पीटर मुंडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो शाहजहां के काल में यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी भारत आया था, लेकिन औरंगजेब के समय में भी कुछ समय के लिए वह रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर शेरशाह सूरी ने? तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाकर इसे अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है। और शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था और इसे पहले सड़क आजम के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? सूबा, इक्ता, सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम मुगल काल की बात करते हैं उसमें जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर है क्या कहलाता था? सरकार कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुगल काल में जनपद, जिला या सरकार कहलाता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों में, सूबे सरकार में, सरकार परगना या महाल में बटे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है कि मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल काल में जिला क्या कहलाता था? तो सरकार कहलाता था। ठीक है, मिसलेनियस डिस्कस करेंगे तब इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।